एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट आरडब्ल्यूए पे। आई एम प्रियांशी जैन, योर गाइडेड मेंटर फॉर इंग्लिश लिटरेचर। एंड अगर आप यूजीसी नेट इंग्लिश में दिसंबर 2026 में अपियर करने वाले हो तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेबस क्या है आखिर एग्जामिनेशन का, ये एग्जामिनेशन है क्या, अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लोगे तो आपका करियर किस प्रकार आगे बढ़ता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एज लिमिट क्या है, आप एलिजिबल हो कि नहीं इस एग्जाम को देने के लिए, एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे आपका कट ऑफ क्या है। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेती हूँ कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्या होता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को जो कंफ्यूजन आता है, सबसे पहले वो ये आता है कि नेट और जेआरएफ में क्या अंतर है। तो सबसे पहले अगर मैं नेट के बारे में बात करूं तो नेट का आपका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब अगर आप यूजीसी नेट में नेट क्वालिफाई करते हो तो ये आपको एलिजिबल बनाता है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। अब एक और खास बात कि आपको ये नहीं सोचना कि इन 3 कैटेगरीज में जो पेपर आता है वो अलग अलग आता है। कहने का क्या अर्थ है, आपका एक ही पेपर आएगा, ठीक है, जो 3 लेवल्स पे होता है। 3 लेवल्स पे कहने का मतलब है, अगर जो पीएचडी ओनली का कट ऑफ जो जाता है वो सबसे मिनिमम जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का इससे थोड़ा हाई जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट, ठीक है, अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो। फिर नेट का कट ऑफ थोड़ा सा और हाई जाता है और जेआरएफ का और ज्यादा हाई जाता है। तो एग्जाम ये एक ही होता है, मतलब एक ही दिन ये एग्जाम होता है, सेम पेपर आपको देना है। बस जब आप अपना एग्जाम फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो आपके पास टिक करने के लिए कैटेगरीज होती हैं। पीएचडी ओनली पे भी आप टिक कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ, आपको तीनों पे ही वैसे टिक करना चाहिए। नाउ कम्स आपका पीएचडी ओनली। सबसे पहली कैटेगरी अगर आप क्वालिफाई करते हो तो वो होती है पीएचडी ओनली कैटेगरी, यानी कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हो इसके बाद तो आप बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इस पीएचडी ओनली की अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप पीएचडीज के लिए अप्लाई कर पाओगे। अब एक और जरूरी चीज कि ये जो पीएचडी ओनली है वो वैलिड कब तक रहता है, तो ये सर्टिफिकेट आपका 1 साल तक वैलिड रहता है। कहने का ये अर्थ है, मान के चलिए आपने 2024 में आपने पीएचडी ओनली क्वालिफाई किया तो 2025 तक आपको एनरोल करना पड़ेगा किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए। अगर आप नहीं एनरोल करोगे तो आपको दोबारा से इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 ईयर है। यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ, ये जो मैंने लिखा है वो वैलिडिटी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर आपका कट ऑफ नेट वाला क्वालिफाई होता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। मान के चलिए आपने 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप क्वालिफाई किया, नेट क्वालिफाई किया, तो आप 2030 में भी जाके किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, 2040 में भी कर पाओगे। कहने का अर्थ क्या है कि इसमें कोई भी पर्टिकुलर ईयर्स नहीं है कि अब तक ही ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा। एक बार अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो आप लाइफ टाइम कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये सर्टिफिकेट हमारा लाइफ टाइम वैलिड होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, नेट क्वालिफाई करने के तुरंत बाद क्या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप लग जाती है? क्या तुरंत ही नेक्स्ट डे से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे? नहीं, नेट सिर्फ एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है जो आपको एलिजिबल बनाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। मान के चलो आपने जून वाला अटेम्प्ट क्वालिफाई कर लिया जिसका भी रिजल्ट अवेटिंग है, ठीक है। अगर आपने ये असिस्टेंट प्रोफेसरशिप क्वालिफाई कर ली तो उसके बाद आपको चेक रखना पड़ेगा यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में कि कहाँ कहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आउट हो रही है। अब जब वैकेंसीज आउट होती हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें एलिजिबिलिटी होती है, मास्टर्स होना चाहिए, नेट होना चाहिए या सेट होना चाहिए। तो अगर आपके पास नेट होगा, भले ही पीएचडी ना हो फिर, लेकिन अगर आपके पास नेट होता है तो आप एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो नेट इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की एलिजिबिलिटी के लिए, जिसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। फिर आते हैं लास्ट में जेआरएफ, जिसका कट ऑफ सबसे हाई जाता है इन कंपैरिजन टू पीएचडी ओनली एंड नेट। अब अगर आप जेआरएफ वाली कैटेगरी क्वालिफाई करते हो तो इसमें क्या है, आप पीएचडी भी कर सकते हो, पीएचडी के साथ आपको गवर्नमेंट स्टाइपेंड देती है। आप ये कह लो गवर्नमेंट आपको पढ़ने का पैसा दे रही है, रिसर्च करने का पैसा दे रही है, ठीक है। तो अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो आप स्टाइपेंड भी ले सकते हो पीएचडी करने के साथ साथ। अच्छा, अब इसकी वैलिडिटी 3 साल तक है। लेट्स इमेजिन आपने 2026 में जेआरएफ क्वालिफाई किया तो 2029 तक आपको जेआरएफ के लिए एनरोल होना पड़ेगा। अगर आप एनरोल नहीं होगे 3 साल तक तो ये जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो 3 साल तक इसकी जो वैलिडिटी है सर्टिफिकेट की वो वैलिड रहती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये तो आपने समझ लिया कैटेगरीज, ठीक है।
आप जो एग्जाम देते हो वो 3 कैटेगरीज में आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट जरूरी चीज है क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो सबसे पहले आपके पास मास्टर्स में 55% मार्क्स अनिवार्य है। अगर आप अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरीज को बिलोंग करते हो तो आपके पास रिलैक्सेशन होता है 5% का, यानी कि 50% फिर आपके पास अगर है मास्टर्स में तो भी आप एलिजिबल हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास मान के चलो आप जनरल कैटेगरी से हो और 55% इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 55 होने चाहिए। अगर आपके पास 54.8 भी है ना, या फिर अगर आपके पास 54.9 भी है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है, वो राउंड ऑफ नहीं होता। तो आपको ध्यान में रखना है कि 55% होने चाहिए। अगर रिजर्व कैटेगरीज हैं तो 50% होने ही होने चाहिए, उससे थोड़ा बहुत भी पॉइंट कम अगर होंगे तो काम नहीं चल पाएगा। ये एक एलिजिबिलिटी है। नेक्स्ट है आपकी एज लिमिट। एज लिमिट क्या होनी चाहिए? अगर आप पीएचडी ओनली और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, यानी कि आप किसी भी उम्र में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, किसी भी उम्र में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ 30 ईयर्स तक ही है। मतलब कि अगर आप 30 ईयर्स तक हो तभी आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब इस एग्जाम में, ठीक है। अगर आप मान के चलो 35 के हो, 36 के हो फॉर एग्जाम्पल, तो और आपने जेआरएफ क्वालिफाई मान के चलो आपका कट ऑफ मैच हो गया, बट ये आपके लिए वैलिड नहीं होगा। तो जेआरएफ की एज लिमिट होती है 30 ईयर्स, और अगर आप रिजर्व कैटेगरीज के लिए बिलोंग करते हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, यानी कि 35 ईयर्स फिर आपकी हो जाएंगी। अच्छा, ये जो 35 ईयर्स है वो सभी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए प्लस वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, मतलब अगर आप जनरल मेल हो तो आपके लिए 30 साल है, अदरवाइज आपके लिए 35 साल है, ठीक है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मास्टर्स में 55% होने चाहिए और एज लिमिट। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। यूजीसी नेट का जो एग्जाम है सबसे पहले वो 2 पार्ट्स में आता है। अब सबसे पहले तो कंफ्यूजन आती है, वो ये आती है क्या 2 अलग अलग पेपर्स हैं, 2 अलग अलग सिटिंग में बैठना पड़ता है? नहीं, एक एग्जाम होता है जिसमें 2 पेपर्स आते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, 3 घंटे का पेपर है। अब आपके पास चॉइस है, आप पहले पेपर 1 भी अटेम्प्ट कर सकते हो, पेपर 2 भी अटेम्प्ट कर सकते हो। मान के चलिए आपने पेपर 1 अटेम्प्ट किया, 10 क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए, फिर पहले आपने पेपर 2 अटेम्प्ट कर लिए, फिर आप वापस आ गए पेपर 1 पे। ऐसा नहीं है कि पहले आपको यही पेपर 1 ही अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं होता। ऑलराइट, अब 3 घंटे का ये पेपर है। पहले ऑफलाइन होता था, अब ये सीबीटी मोड में हो रहा है, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान में रखना है। यूजुअली ऐसा होता है, मान के चलिए कभी किसी अटेम्प्ट में कोई क्वेश्चन ड्रॉप हुआ, अगर क्वेश्चन ड्रॉप होता है तो आपको उसके नंबर मिल जाते हैं, लेकिन उसके नंबर आपको तभी मिलेंगे अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा तो फिर कोई सवाल ही नहीं है फिर नंबर का। देयरफॉर भले आप गेस वर्क करो, तुक्का लगाओ, लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपके 2 पार्ट्स में। सबसे पहले आपका ये पेपर डिवाइडेड होता है पेपर 1 में। पेपर 1 जो कि आपका जनरल पेपर है। अब जनरल पेपर में भी आपकी 10 यूनिट्स ही हैं। मैंने बहुत डिटेल्ड इस पे सिलेबस डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, वो सिलेबस डिस्कशन की वीडियो आप मेरे टेलीग्राम से देख सकते हो, इसी यूट्यूब पे है, बट फॉर इजी एक्सेस आप मेरा टेलीग्राम चैनल स्कैन कर लेना। सिलेबस डिस्कशन की वीडियो के लिए, बुक लिस्ट वाली वीडियो के लिए, एंड बहुत सारी क्लासेस हैं इसमें अपलोडेड, एंड बहुत सारी पीडीएफ नोट्स हैं, फ्री स्टडी मटेरियल है जो आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो इसको तो आप लोग ज्वाइन कर ही लो, सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। नाउ यस, तो पेपर 1 जो है उसमें भी आपकी 10 यूनिट्स ही होती हैं, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, मैथ्स, एलआर, डीआई, ये सारे आपके पेपर 1 के यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स इसमें होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, और हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। टोटल हो गए आपके 100 मार्क्स। पेपर 1 आपके 100 मार्क्स आपको देता है। नेक्स्ट इज आपका पेपर 2, यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसा आपका यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर है, तो उसमें भी 10 यूनिट्स ही प्रिस्क्राइब है। अभी मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगी। अब 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं, पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल आपके 200 नंबर हो गए, तो टोटल आपके 100 नंबर प्लस 200, टोटल आपके 300 मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यूजुअली ऐसा स्टूडेंट्स करते हैं कि पेपर 2 को अवॉइड करते हैं, सॉरी पेपर 1 को अवॉइड करते हैं, तो वो आपको नहीं करना। पेपर 1 उतना ही स्कोरिंग है जितना पेपर 2 है, ठीक है। इसमें जो कुछ यूनिट्स हैं वो बहुत स्कोरिंग होती हैं, एंड आपके जेआरएफ तक का जो सफर है वो पेपर 1 ही तय करता है।
तो ये वाली बातें हो गई, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेक्स्ट इज आपका सेफ स्कोर यानी कि कट ऑफ। अगर इस बार की बात हम छोड़ दें क्योंकि PYQs रिपीट हुए हैं, तो ऐसा चांसेस है कि हमारा जो कट ऑफ है वो 200, 190, 195, 194 के अराउंड जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं पहले अटेम्प्ट्स की बात करूं तो यूजली आपका जो नेट का होता था वो उतना नहीं जाता था, 190 टच नहीं करता अगर मैं जनरल की पर्टिकुलरली बात करूं। बट यहाँ पे हम सिर्फ सेफ स्कोर के बारे में बात करने वाले हैं सभी कैटेगरीज के लिए। तो सेफ स्कोर आपका 210 प्लस होता है। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और अगर आप 210 प्लस 210 220 ला रहे हो, सो दैट इज अ वेरी गुड स्कोर। तो आपको 210 220 एम करके चलना है, एम करके तो आप यही चलो, ठीक है। ये आपका सेफ स्कोर है। अब हम बात कर लेते हैं आपके पेपर 2 के ऑफिशियल सिलेबस की। तो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान में रखिए कि जो NTA ने आपका सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है वो एक्चुअल में वो सिलेबस है ही नहीं जो वो पूछते हैं। यानी कि ऐसी कई सारे टॉपिक्स हैं, ऐसे कई सारी यूनिट्स हैं जो हिडन हैं, जो NTA ने प्रिस्क्राइब नहीं कर रखी, बट वो आपसे पेपर में वो पूछेंगे। नाउ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी फर्स्ट 4 यूनिट्स की, जो आपका मेजर चंक बनाता है इस सिलेबस का, जो कि है ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि ये एग्जैक्टली क्या सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर की बात हो रही है। तो आपको ध्यान में रखना है ब्रिटिश लिटरेचर तो पूछा ही जाता है, ब्रिटिश लिटरेचर मेक्स द हार्ट ऑफ योर पेपर, ओके। सो ब्रिटिश लिटरेचर के साथ लेकिन उन्होंने कहीं नहीं बोला कि वर्ल्ड लिटरेचर पूछा जाएगा। बट अगर आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हो तो ऑब्वियसली यूरोपियन लिटरेचर, क्लासिकल लिटरेचर, स्पेनिश लिटरेचर एंड अफ्रीकन लिटरेचर, करीबियन लिटरेचर, आपके डायस्पोरिक राइटर्स, बहुत सारे ये उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हम कौन सी कंट्री से पूछेंगे। बट अगर आप रिसेंट ईयर्स में बात करें, इनफैक्ट 2 से 3 क्वेश्चन हमको रशियन राइटर्स भी देखने को मिले हैं, ठीक है। तो अगेन आपको अप्रोच अपनी वर्ल्ड लिटरेचर के हिसाब की ही करनी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज विच आई वुड सजेस्ट यू दैट इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग दीज 4 यूनिट्स सेपरेटली, अप्रोच इट ऑल टुगेदर। कहने का क्या मतलब है, स्टूडेंट्स ऐसे अप्रोच करते हैं कि पहले आपने ड्रामा पढ़ लिया, एज वाइज ड्रामा पढ़ लिया, एज वाइज पोइट्री पढ़ ली, एज वाइज फिक्शन पढ़ लिया। बट आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू कि आप लोग पीरियड वाइज स्टडी करो। मान के चलो एंग्लो सैक्सन पीरियड, फिर नॉर्मन पीरियड। उससे क्या होगा, एक पीरियड आप उठाओ, ठीक है, क्रोनोलॉजी में ही ऑब्वियसली, एंड उस पीरियड में सभी ड्रामेटिस्ट को स्टडी कर लो, सभी नॉवलिस्ट को स्टडी कर लो, सभी पोएट्स को स्टडी कर लो। उससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से बना पाओगे, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से बना पाओगे, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा अच्छे से होगी, आपको ज्यादा अच्छे से पता लगेगा दैट ओके इस पीरियड में नॉवेल्स इस समय ऐसी थी तो पोएट्री ऐसी थी, आप रिलेट कर पाओगे बेटर तरीके से। तो इन 4 यूनिट्स को आप साथ में अप्रोच करना, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस राइटर ओरिएंटेड, वर्क बेस्ड, डिटेल लेंथ में क्वेश्चंस बनते हैं। ऑब्वियसली यू शुड स्पॉट आउट द इंपॉर्टेंट राइटर्स बिकॉज ब्रिटिश लिटरेचर की तो कोई अंत ही नहीं है, राइट, वो इतना वास्ट है। तो आपको इंपॉर्टेंट राइटर्स फिगर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कम्स योर नॉन फिक्शन। अब जैसे नॉन फिक्शन की मैं बात करूँ तो बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्किप कर देते हैं मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स, बट आपको स्किप नहीं करना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, रिपीटेडली पूछे गए हैं पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स की क्रोनो से या फिर उनके ईयर्स से, किसी पीरियोडिकल के एडिटर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वैसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट 3 यूनिट्स में, आपकी 5th, 6th और 10th यूनिट, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश इन इंडिया और रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब ये 3 ऐसी यूनिट्स हैं जो स्टूडेंट्स यूजुअली इग्नोर कर देते हैं कि ये तो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, इनको इग्नोर कर देते हैं, इनमें से तो कितने ही क्वेश्चंस आएंगे। बट ट्रस्ट मी, अगर आपने ये 3 यूनिट्स कर लिए, मैं बताती हूँ, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स से बहुत पहले क्वेश्चंस नहीं आते थे बट अब 5 क्वेश्चन प्लस ही देखने को मिलते हैं। इंग्लिश एंड इंडिया में तो रिसेंटली काफ़ी क्वेश्चंस हमको देखने को मिल गए हैं। अगेन आप मिनिमम 5 क्वेश्चंस तो आप यहाँ पे अज्यूम करके चलते ही हो। रिसर्च मेथोडोलॉजी की मैं बात करूँ तो अगेन 5 क्वेश्चन प्लस बनते हैं। और अगर आप मेरी अप्रोच से पढ़ोगे रिसर्च मेथोडोलॉजी, जैसा हम पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं ही रिसर्च एप्टीट्यूड भी पढ़ाती हूँ पेपर 1 का, तो यहाँ से आप 10 क्वेश्चन गारंटीड मान के चलो। तो 20 क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे मिनिमम आप 30 प्लस मार्क्स तो इन यूनिट से गारंटी कर सकते हो, जिसमें मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी के 10 क्वेश्चन जोड़े हैं। क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता दूं। पेपर 1 में आप पढ़ते हो व्हाट इज रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, ऑल द साइटेशन स्टाइल्स, APA, हार्वर्ड, शिकागो, MLA, ठीक है, रिसर्च एथिक्स, रिसर्च प्रपोजल, टर्म्स हो गए, सैम्पलिंग हो गया, बट ICT इन रिसर्च, रिसर्च एथिक्स। बट अगर हम पर्टिकुलरली पेपर 2 के रिसर्च मेथोडोलॉजी पे बात करें तो वो सिलेबस तो पूछा ही जाता है, वो तो आता ही है, वो तो आपको पता ही होना चाहिए। साथ में फोकस किस पे है, सबसे ज्यादा MLA फॉर्मेट पे फोकस है, बिकॉज एज लिटरेचर स्कॉलर्स अगर आपने बैचलर्स और मास्टर्स में असाइनमेंट्स बनाए होंगे तो MLA फॉर्मेट में बनाया होगा, ठीक है। तो MLA फॉर्मेटिंग से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। इंग्लिश एंड इंडिया के बारे में बात करें तो बहुत फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अब ये आपको पढ़ना है कहानी की तरह, जैसे मैं पढ़ाती हूँ। मतलब
फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले कौन सा कमीशन आया, फिर क्या आया, फिर फॉर एग्जाम्पल वो डिस्पैच आया, फिर ये वाला एक्ट आया, फिर ये वाला एक्ट आया। उससे क्या है, क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज करें ऑब्वियसली, तो उसमें क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी के मैनर में पूछे गए हैं। कौन सा कमीशन कब आया, किसने, कौन लाया उसको, ठीक है, कौन लीडर था, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट है, एक्सट्रीमली स्कोरिंग यूनिट। सेम गोज फॉर योर लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। अब लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स एक बहुत स्कैटर्ड यूनिट है, मैं बोलूँगी ये क्रोनो में नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है पहले ये वाले लिंग्विस्ट आए, फिर ये वाले आए, फिर ये वाले आए, ऐसा नहीं है, बहुत ही स्कैटर्ड यूनिट है। बट आपको ऑर्डर में पढ़ना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, ध्वनि पढ़ते हैं, फिर हम शब्द पढ़ेंगे, फिर हम वाक्य पढ़ेंगे, फिर हम सिमेंटिक्स प्रैग्मेटिक्स पढ़ेंगे। तो एक ऑर्डर में अगर आप पढ़ोगे तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा डेवलप हो जाती है। और लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स इज ऑल्सो अ ब्रीफ यूनिट, आई वुड से, बट अ वेरी स्कोरिंग यूनिट। तो ये यूनिट्स आप यूजुअली इग्नोर कर देते होगे, बट ये इग्नोर मत करना, क्योंकि भले ही एक बार को ब्रिटिश में वो ऑब्सक्योर पूछ लें, बट इसमें से तो वो नहीं पूछेंगे ऑब्सक्योर। अगर आपने अच्छे से PYQs एनालाइज कर लिए और बहुत ही अच्छे से इनको डिटेल में पढ़ लिया, तो ये वाले नंबर तो आपके फिक्स हो जाते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू दीज 3 यूनिट्स, कल्चरल स्टडीज, क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। अब ये ऐसी यूनिट्स हैं जिनसे आपके लमसम पेपर बनता है, 35 to 40% पेपर बनता ही बनता है, मतलब इतना तो बनेगा ही बनेगा, इतना तो फिक्स है कि बनना ही बनना है, ठीक है, इन 3 यूनिट से। अब ये 3 यूनिट्स ऐसी हैं जो सिर्फ रट्टा से काम नहीं चलेगा। इन शॉर्ट, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी इन चीज़ों की, व्हाट इज कल्चर, पॉप कल्चर, मास कल्चर, हाई कल्चर में क्या डिफरेंस है, क्रिटिसिज्म क्या होता है, या फिर आपकी थ्योरीज, इतनी सारी थ्योरीज है हमारे पास, उनमें क्या डिफरेंस है, कब कौन सी थ्योरी कब आई, कौन सी थ्योरी से कौन सी थ्योरी इमर्ज करी, तो ये सब चीज़ें अगर आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो इन क्वेश्चंस में आप इजीली नहीं बना पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जून वाले अटेम्प्ट को हटा दूं, बिकॉज ऑब्वियसली जून वाला अटेम्प्ट ईजी आया है, PYQs आए हैं, बट उससे पहले तो आते ही थे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चंस। तो अभी जब आप प्रिपेयर करोगे तो आपको ऐसे नहीं प्रिपेयर करना कि सिर्फ PYQ पढ़ लिया, सिर्फ इजी सा पढ़ लिया, बिकॉज यू नेवर नो, इस बार हमको अनप्रिडिक्टेबल पेपर मिला क्योंकि वो ईजी आया, ठीक है, बट आपको वैसे ही प्रिपरेशन करनी है कि व्हाट इफ आपका पेपर टफ आ जाए, ठीक है, जैसे कि लास्ट अभी जून से पहली वाली जैसे 2-3 साइकिल से हो रहा था। तो ये वाली यूनिट्स आपकी टफ है और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मांगती हैं। टफ आपको तब तक लगेंगी तब तक आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, तो ये क्वेश्चंस भी आपके इजी हो जाते हैं। तो ये है आपकी 10 यूनिट्स जो NTA ने प्रिस्क्राइब कर रखी हैं। इसके साथ साथ जैसे ऑलरेडी हमने वर्ल्ड लिटरेचर डिस्कस कर लिया, अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, ऑब्वियसली वो आपको पढ़ना पड़ता है। लिटरेरी टर्म से आपके बहुत क्वेश्चन पूछाते हैं, उन्होंने कहीं नहीं प्रिस्क्राइब कर रखा कि लिटरेरी टर्म से क्वेश्चन आएंगे, प्रोसोडी से क्वेश्चन आएंगे, डिवाइसेस से क्वेश्चन आएंगे, RTC से क्वेश्चन आएंगे, बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब वो हिडन टॉपिक्स हैं जो आपको मिस आउट नहीं करने, जैसे कि हिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल लिटरेरी हिस्ट्री, लिटरेरी मूवमेंट्स, इनमें से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। अब आपको इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, आप सिंपली हमारे साथ जुड़ के इसकी प्रिपरेशन बहुत ही अफोर्डेबल फीस में कर सकते हो। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो बहुत ही इजी मैनर में और बहुत ही डिटेल्ड मैनर में, एक ही जगह से आपकी सभी टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएं, तो आप हमारे साथ हमारे बैचेस में एनरोल हो सकते हो, जिसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 की प्रिपरेशन 1999 में हो जाएगी। एक खास बात हमारे बैच के बारे में ये है कि इसमें आपको एक बैच कंप्लीटली फ्री मिल रहा है, रिकॉर्डेड बैच एक फ्री मिल रहा है, जो हमने जून के लिए बैच लिया था, यानी कि आचार्य बैच 1.2 वो कंप्लीटली फ्री है, ठीक है, जिसमें पेपर 1 भी पेपर 2 भी सभी 20 यूनिट्स आपकी फ्री हैं, और एक आपका ये लाइव बैच तो ऑनगोइंग रहेगा ही। अब ये जो कूपन कोड है UGC20 वो 17 जुलाई तक ही वैलिड है, यानी कि 17 जुलाई के बाद हमारे बैच के प्राइसेस में थोड़ा सा हाइक आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी प्रेजेंटली 1999 है। इसकी वैलिडिटी 1 साल तक है। इसमें जो नोट्स मिलते हैं आपको वो A4 साइज के मिलते हैं पेपर 2 के, जिसमें आप ऑब्वियसली सिंपली प्रिंट करवा सकते हो, प्रिंटेबल नोट्स हैं, ठीक है। और नोट्स मैंने इस तरीके से डिजाइन किए हैं कि आपको जब लास्ट के 15 दिन 1 महीना बचेगा ना, तो आप पूरी बड़ी बड़ी PDFs नहीं पढ़ पाओगे ऑब्वियसली। तो इस तरीके से मैंने नोट्स डिजाइन किए हैं कि आप लास्ट में किन 5 पन्नों को पढ़ लो, ठीक है, कि आपका पूरा काम हो जाए, बिकॉज ऑब्वियसली आप तब तक स्टार्टिंग से तो लाइव क्लासेस ले ही रहे हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो हो ही रही है, लास्ट में शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू, टिप्स के थ्रू कैसे आपको चीजों को मेंटेन करना है वो आपको PDF नोट्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये जो क्लासेस है वो 15 जुलाई से हमारी स्टार्ट हो रही है। सिर्फ इंग्लिश का बैच भी है, पेपर 2 का, ओनली पेपर 2 1599 का, बट मैं पर्टिकुलरली ये रिकमेंड आपको नहीं करूंगी, क्योंकि पेपर 1 से ही देखो आप JRF की सीढ़ी अपनी तय कर सकते हो। पेपर 1 इज वेरी स्कोरिंग। फॉर एग्जाम्पल अभी आप जून का ही एग्जाम्पल ले लो, जून का पेपर इजी आ गया,
ठीक है, PYQs आ गए, इजी आया, वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चंस आए, उतने असर्शन रीजन वाले ट्विस्टेड क्वेश्चंस नहीं आए। तो अब आपकी जो कट ऑफ डिटरमाइन होगी वो काफी हद तक पेपर 1 से होगी। तो पेपर 1 आपको अपना बहुत ही सॉलिड बनाना है। ऑलराइट, अब आप कोर्स को कैसे परचेज कर सकते हो? सिंपली RWA रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। पेड क्लासेस UGC नेट RWA पेड क्लासेस, उसके बाद आपको मेरा इंग्लिश कॉम्बो बैच दिख जाएगा 1+2। ठीक है, अब इसमें आपको कोड लगाना होगा, इसमें आपको UGC 20 कोड लगाना होगा। जैसे ही आप ये कोड लगाओगे आपका बैच 1999 का पड़ जाएगा, जो 17 जुलाई तक ही वैलिड है। ठीक है, तो इतनी बातें भी आपको ध्यान में रखनी है और बहुत ही अफोर्डेबल फीस में आप अपना JRF तक का सफर हमारे साथ डेफिनेटली तय कर सकते हो। अब नेट तो आपका क्वालिफाई होगा ही, JRF तो क्वालिफाई होगा ही, लेकिन साथ ही साथ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो सेट के लिए अपीयर कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में सेट होने वाला है, बिहार में बेट होने वाला है। तो ये जो बैच है वो इतना डिटेल्ड है, वो इतनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से भरा हुआ है, ठीक है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, कि आप ये सेट एग्जामिनेशन से फिर आपको लिटरली हलवा लगेंगे कि ये तो क्या है, ये तो मैं गेम खेल के आ गया बस। तो नेट की लेवल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप JRF क्वालिफाई कर रहे हो, तो ये सेट लेवल के एग्जामिनेशन, चाहे वो TGT PGT क्यों ना हो, ठीक है, वो एकदम बेसिक हो जाते हैं, एकदम एक गेम सा हो जाता है आप लोगों के लिए। तो इसी के साथ साथ आप हमारे साथ एनरोल होकर प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मैंने बुक लिस्ट पे भी वीडियो बनाई हुई है, उस पर आप लोग जाके विजिट कर लेना। अभी सारे वीडियोस आपको एक जगह मिल जाएंगे। बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है, क्लासेस हैं इसमें, 1 शॉट सीरीज क्लासेस है मेरी, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये टेलीग्राम जरूर आप लोग स्कैन कर लेना। तो आई होप आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपका UGC नेट क्या है, क्या 3 कैटेगरीज हैं, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, एग्जाम पैटर्न क्या है। लेकिन अगर इससे अलावा आपको कोई भी और डाउट लग रहा हो, कोई भी अन्य डाउट, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, ताकि उस कमेंट आई बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू विद दैट। ठीक है, बहुत ही जल्दी फिर उस पर भी हम एक वीडियो कर लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, डू लाइक द सेशन गाइस, एंड प्लीज डू शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स एंड बैचमेट्स जो भी UGC नेट इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।